जैसे कल क्वेश्चन एक किया गया था वैसा ही एक क्वेश्चन है, उसको सभी लोग करो। क्वेश्चन ये है, 2 बलों का मान 3:5 के अनुपात में है। द रेशियो ऑफ 2 फोर्सेस इज 3:5। परिणामी कम मान वाले बल से समकोण बनाती है। परिणामी कम मान वाले बल से समकोण बनाती है। रिजल्टेंट मेक्स राइट एंगल फ्रॉम स्मॉलर फोर्स। परिणामी कम मान वाले बल से समकोण बनाती है। हाँ, रिजल्टेंट मेक्स राइट एंगल फ्रॉम स्मॉलर फोर्स। परिणामी बल के मान पर दोनों बलों में से बड़े बल का अनुपात ज्ञात करिए। परिणामी बल के मान पर दोनों बलों में से बड़े बल का अनुपात ज्ञात करिए। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड बिगर फोर्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो कि 2 फोर्स है, उसका रेशियो दिया है। मान लेते हैं कि पहला फोर्स हमारा क्या है, P है, और दूसरा फोर्स क्या है, Q है। तो P और Q का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:5। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो, तो P की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि मान लो P की वैल्यू क्या है। अब यहाँ से देखो ये रेशियो दिया है, P की वैल्यू नहीं दिया है, ये चीज ध्यान रखना। ये क्या है, एक रेशियो है, P और Q का एक रेशियो है। अब इसमें देखो कौन सा छोटा होगा, P वाला छोटा होगा, ऑब्वियसली छोटा होगा, Q वाला बड़ा होगा। तो अब यहाँ से अगर हम लोग मान लें कि P इक्वल टू 3a, मान सकते हैं P इक्वल टू 3a, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5a। ये ना होगा, ऐसे ना करते हैं, रेशियो जब निकाल लेते हैं तो उसका कॉपी ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो अगर P इक्वल टू 3 है तो Q इक्वल टू 5 है। तो अब डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कैसे बनेगा, छोटा वाला फोर्स हम लोग इधर बना लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, 3 है। ठीक है, बड़ा वाला मान लो इधर बना लिए, इधर इधर क्या हो गया, 5 है। सबको स्क्रीन दिख रही ना जो लिखा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है ना पूरा प्रॉपर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, P हो गया, P इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। ये छोटा वाला फोर्स था, और बड़ा वाला फोर्स जो Q है वो हमारा क्या मान लिए, 5 पे मान लिए। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:5। अब इसके बाद यहीं पे आगे लिखा हुआ था कि जो रिजल्टेंट है छोटे वाले फोर्स से कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले फोर्स से कितना बनाता है, 90। एक चीज ध्यान रखना कि रिजल्टेंट हमेशा कहाँ पे होगा, रिजल्टेंट हमेशा दोनों फोर्स के बीच में होगा। ये कितना है, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा की वैल्यू दिया है, और दोनों के ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, पी और क्यू के बीच का एंगल थीटा है। अब ये देखो, यह कैलकुलेट क्या करना है, पूछ रहा है रेशियो फाइंड आउट करो किसका, रिजल्टेंट का डिवाइड बाई क्यू का। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड बिगर फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स आर और क्यू का रेशियो फाइंड आउट करना है। इसका मतलब अगर हमको आर और क्यू की वैल्यू मिल जाए तभी ना रेशियो फाइंड आउट कर पाएंगे। अब आर की वैल्यू निकालना है तो आर की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, अब देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा।
हम लोग 2 चीज़ें पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ चुके हैं। अब देखो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये कहता है कि अगर 2 फोर्स दिए हैं और उससे एक हम समांतर चतुर्भुज बना लें, ऐसे, ये देखो, ये क्या बनेगा एक? ये प्रॉपर्ली ये कैसे बनेगा? ये ये हमारा क्या बनेगा? एक पैरेललोग्राम बनेगा। अब बताओ, जो ये एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं कभी भी 2 फोर्स को सॉल्व करते हैं, तो ये मान लो हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये क्या हो गया? डी हो गया। अब एक बात बताओ, हाँ, तो ये साइड इक्वल ही है, ये इसके इक्वल है और ये क्या है? इसके इक्वल है। इक्वल तो होंगे ही, समांतर चतुर्भुज है, तो उसके जो हमारे सामने वाले अपोजिट साइड होते हैं, वो साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, ठीक है ना? तो हाँ, बीसू की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगा। तो इसी इसी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को अगर हम लोग सॉल्व करें, ट्रायंगल एबीसी में, देखो, कौन माइक ऑन किया? माइक ऑफ करो तुरंत। राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर हम लोग इस त्रिभुज की बात करें तो बीसी स्क्वायर इक्वल, जैसे हम लोग डिराइव किए थे उस इक्वेशन को, उसी की बात हो रही है। तो बीसी बीसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब बीसी की वैल्यू क्या है पता है? देखो बीसी की, हाँ, ये 5a है, तो ये भी हमारा क्या होगा? 5a, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5a का स्क्वायर, 5a का होल स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू क्या होगी? ए बी की वैल्यू हम लोग क्या माने? 3a, 3a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग एकदम उस बेसिक तरीके से कर रहे हैं जहां से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड डेराइव किए थे। और एसी क्या है? आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 25, 25a स्क्वायर, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, होगा। ए बी हमारा क्या है? 3 है ना? हाँ हाँ, डीसी भी 3 होगा। डीसी हमें जरूरत ही कहाँ है? इसी से हमारा आंसर आ जाएगा ना, ए बी सी में, ठीक है। डीसी की जरूरत नहीं है। तो ये, हाँ, तो ये देखो 5a स्क्वायर मतलब 25a स्क्वायर, और ये 9a स्क्वायर, 25 से 9a स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 16a स्क्वायर, 16a स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ, तो यहाँ से हम लोग जैसे निकालेंगे, आर की वैल्यू क्या आ गई? 4a आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का और बड़े वाले फोर्स का हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। अब रिजल्टेंट आर बाई क्यू निकालना था। अब देखो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? आर बाई क्यू, आर की वैल्यू है 4 है, हाँ, क्यू की वैल्यू क्या है? 5 है। तो रेशियो क्या आ गया? 4/5। हाँ, तो ये क्या हो गया? 4/, चाहे 4/5 लिख देना, चाहे लिख देना 4:5, ऐसे लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट पी, यहाँ पे ऐसे लिखना, ऐसे इस टू लगाना, ठीक है। और क्यू का जो रेशियो आएगा वो 4:5 लिख देना, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो बहुत तरह की चीजें आती हैं, तो ये देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ क्वेश्चन में क्या आ गया। और ये जान लो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, और एक भी क्वेश्चन मिस करोगे तो आगे क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। हाँ, आएगा, वहां से भी आएगा, वहां से हम लोग क्यों नहीं निकाल रहे हैं? अब खुद बताओ, थीटा की वैल्यू हमें पता है? थी, हाँ, थीटा की वैल्यू जीरो कैसे हो जाएगा जी? थीटा पी और क्यू के बीच का एंगल है ना, ये एंगल थीटा है ना, तो थीटा तो हमको पता है। अब थीटा इससे कहाँ से हम निकाल पाएंगे? देखो, वहां से भी ये सॉल्व हो जाएगा। पहले हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? टेन अल्फा लगाएंगे, ठीक है। जब टेन अल्फा लगाएंगे तो वहां थीटा की वैल्यू निकालेंगे।
अब तुम सोचो tan अल्फा से थीटा की वैल्यू निकालना कितना टफ था। देखो ये वाला प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या किए थे, tan अल्फा लगाए थे, tan अल्फा ये 90 था, तो 90 को 1/0 करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी, जब थीटा की वैल्यू आएगी फिर आर की वैल्यू निकाल लेंगे, समझ रहे हो ना। तो उस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। वो भी तरीका है कि पहले हम लोग tan अल्फा इक्वल टू करके थीटा निकाल लें, फिर थीटा पी आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की कॉस थीटा से। ठीक है, कि देखो आवाज आ रही है फटाफट सबको। हाँ कुछ, हाँ कुछ, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब जैसे हम लोग कल क्या पढ़े थे, लॉ ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। वैसे ही हमको पढ़ना है लॉ ऑफ पॉलीगॉन या पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस, बल बहुभुज का नियम। जैसे कल पढ़े थे डिक्टो यहाँ भी है, ऐसा कोई अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग लॉ ऑफ ट्रायंगल था, वैसे ही हमारा क्या है, लॉ ऑफ पॉलीगॉन है। अब देखो ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, 3 साइड होती है ना, पॉलीगॉन में कितनी साइड होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड होती है, साइड होती है। दो, 3, 4, 5, 6 पॉलीगॉन, मतलब 3 से ज्यादा साइड हो तभी पॉलीगॉन कहा भी जाता है। ऐसा नहीं कि 1-2 साइड हो तो उसको पॉलीगॉन कह देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये डिफाइन कैसे किया गया है, तो इसका मतलब है कि अगर किसी रिजिड ऑब्जेक्ट पे, किसी रिजिड बॉडी पे 3 से अधिक बल काम कर रहे हैं या अनेक बल काम कर रहे हैं, ठीक है ना, लिखा ना एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, मतलब अगर किसी रिजिड बॉडी पे ढेर सारे फोर्स काम कर रहे हों, तो अगर इन बलों को, इन फोर्सेस को पॉलीगॉन की कर्मागत भुजाओं द्वारा अगर रिप्रेजेंट करें, तो इसका परिणामी क्या होगा, इसके क्लोजिंग साइड को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे देखो अलग अलग बना दिया है, जैसे मान लो हम इसको दूसरा डायग्राम बना के करते हैं, अ, ये इस पे करते हैं। मान लो एक फोर्स ये लगा हुआ है, ये फोर्स मान लो है पी, ठीक है। अब देखो एक ही ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए ना, एक ही पॉइंट पे। दूसरा मान लो हमारा क्या है, क्यू हो गया। तीसरा मान लो हमारा हो गया आर हो गया, ठीक है। ये यस हो गया, ठीक है। ये मान लो हमारा क्या हो गया, टी हो गया। तो लॉ, अब देखो इसमें कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। 5 फोर्सेस लगे हैं, पी क्यू आर एस एंड टी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसी से लॉ ऑफ पॉलीगॉन को डिफाइन करना है। अब ये कहा गया है कि अगर किसी एक बिंदु पर या किसी एक पिंड पर अनेक बल लगे हो, तो देखो एक पिंड पे क्या ढेर सारे फोर्स लगे हैं, मान लो एक रिजिड बॉडी है, ये मान लो एक रिजिड बॉडी है, इस पे ढेर सारे फोर्स लगे हैं। अगर किसी एक पिंड पर अनेक बल लगे हो, तो इन बलों को इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, इन बलों को इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ अगर किसी पॉलीगॉन की कर्मागत भुजाओं से प्रदर्शित करें। अब देखो, तो क्लोजिंग साइड जो इसको बंद करने वाली भुजा होगी, वही इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो समझ में आ गया, किसी पॉलीगॉन लॉ में क्या कहा गया है कि अगर किसी पिंड पर अनेक बल लगे हैं, तो इन बलों को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ पॉलीगॉन के साइड से रिप्रेजेंट करना है। तो पी को हम लोग पहले सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी किधर लगा है, पी को इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ हमने रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। ये कहा गया है कि सारे फोर्स को पॉलीगॉन की कर्मागत भुजाओं, मतलब एक के बाद दूसरी, तो एक हो गया पी, अब पॉलीगॉन होगा तो इसके बाद दूसरी साइड यहां होगी ना। अब क्यू की डायरेक्शन क्या है, क्यू देखो इधर लगा हुआ है, क्यू किधर लगा हुआ है, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ ड्रॉ करना सब कुछ, क्यू हो गया। आर देखो यहां से किधर लगा है, आर ये ऊपर इधर लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, ठीक है। अगर इन सारे बलों को बहुभुज की कर्मागत भुजाओं द्वारा उसके परिणाम और दिशा के साथ प्रदर्शित करें, यस देखो किधर लगा है, यस हमारा लगा है, इधर लगा है, देखो यस लगा हुआ है, कर्मागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करें, और टी किधर लगा हुआ है,
मान लो टी लगा हुआ तो टी इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। कर्मागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करें तो इसका परिणामी क्या होगा? इसका रिजल्टेंट कहाँ पे गया? अब इसका रिजल्टेंट इसमें कौन सा होगा? तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, अब देखो P इधर था, Q इधर था, R इधर था, S था, इधर T इधर था। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा, अब इस पॉलीगॉन को क्लोज करने के लिए क्या चाहिए? ये चाहिए ना। पॉलीगॉन कैसे क्लोज होगा? इसको अगर मिला देंगे तो पॉलीगॉन क्लोज होगा। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, पॉलीगॉन को बंद करने वाली, क्लोज करने वाली भुजा द्वारा प्रदर्शित होगा। ये हमारा क्या हो गया? इसका रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट हो गया। समझ में आ गया? तो इसका रिजल्टेंट क्या कैसे आएगा? इसको बंद करने वाली, पॉलीगॉन को बंद करने वाली भुजा। अब देखो अगर इसमें पॉइंट लिख दे, पॉलीगॉन ए, बी, सी, डी, ई, हाँ ठीक है, एफ। पॉलीगॉन को बंद, देखो पॉलीगॉन क्या है? देखो पॉलीगॉन का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा एकदम पूरा बंद हो जाए। अब देखो ए बी सी डी ई एफ क्या है? एक पॉलीगॉन, एफ और ए। देखो कौन सा पॉलीगॉन है? ए बी सी डी ई एफ ए, ये क्या एक पॉलीगॉन है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था ना, ढेर सारे फोर्स एक साथ लग गए थे ना। हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा एग्जांपल 1 था। अब हम लोग दूसरे एग्जांपल पे करते हैं काम। मान लो इस पॉलीगॉन में कहा गया, अगर किसी पिंड पर अनेक बल लगे हो। मान लो एक एक बल ए हो गया, दूसरा बल क्या है? बी है, तीसरा बल क्या है? ये मान लो तीसरा बल क्या है? सी है, और चौथा बल क्या है? डी है। मान लो 4 ही लगे हैं। अब क्या कहा जा रहा है? किसी बिंदु पर अगर अनेक बल लगे हैं और इन बलों को पॉलीगॉन की भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तो इसका परिणामी पॉलीगॉन को बंद करने वाली भुजा से प्रदर्शित होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? बंद करते हैं। अब इसे बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या, एक इधर है, एक की डायरेक्शन क्या है? ये है। ए हम लोग बना लिए, ठीक है। ये पॉलीगॉन ए बी हो गया। मान लो ये हमारा हो गया ए, ठीक है। अब बी किधर है? बी हमारा किधर है? बी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ इधर बना लिए, बी बन गया, ठीक है। सी किधर इधर है? सी हमारा यहाँ पे है, ठीक है। सी हमारा हो गया। डी किधर है? यहाँ पे आ गया, ये हमारा हो गया डी। ये हमारा हो गया सी, ठीक है। और ये हमारा हो गया बी। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ पे होगा? अब इसका देखो, अब हमने क्या किया था कि पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन था। अब पॉलीगॉन, ये फोर्स ए बी सी डी को हमने पॉलीगॉन की कर्मागत भुजाओं से प्रदर्शित किया एक सीक्वेंस में, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? अब देखो इसको क्लोज करने वाली साइड कौन सी है? क्लोज करने वाली साइड ये है। तो जो रिजल्टेंट इसका होगा, अगर हम लोग आर की बात करें, तो ये हमारा रिजल्टेंट होगा आर। और ये आर किसके इक्वल हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। मतलब सारे को सम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, वही रिजल्ट हमारा यहां से मिलेगा। समझ में आ गया? हम्म। तो जो बंद करने वाली, देखो अब यहाँ पे देखो, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, लेकिन जो इसको बंद कर रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो हम लोग ये कहते हैं, अगर डिफाइन करना हो कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है, तो इसमें हम लोग कहते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे एनी नंबर ऑफ फोर्स एक्ट कर रहे हो, तो अगर इन फोर्सेस को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ किसी पॉलीगॉन की साइड से रिप्रेजेंट करें, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा, इसकी क्लोजिंग साइड से रिप्रेजेंट होगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्लोजिंग साइड के डायरेक्शन की रिवर्स होगी, ठीक है। इसकी क्या होगी? रिवर्स होगी, ठीक है। तो ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ, हाँ
रिजल्टेंट की। देखो, फ़ोर्स नेगेटिव नहीं होता है, फ़ोर्स नेगेटिव नहीं है, ये केवल डायरेक्शन देखो अगर हम कह रहे हैं एक फ़ोर्स की बात कर रहे हैं, इधर फ़ोर्स लगा है, तो प्लस ये है और यही हाँ, हाँ, इधर करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा। नहीं, नहीं, डायरेक्शन की नहीं मान लो जैसे ए की वैल्यू है 10 न्यूटन, ठीक है? तो ये 10 न्यूटन तुम्हें क्या करना है 10 न्यूटन हमने स्केल लेके बनाया हुआ है। स्केल अगर पेंसिल हो तो सब लोग अभी ड्रा कर लो, अभी देखो आंसर बता दें हम। है सबके पास स्केल? चलो ठीक है, लो क्वेश्चन सॉल्व करो। 10 है, ये 20 न्यूटन है। अभी देखो अभी तुरंत फटाफट आंसर आ जाएगा। 30 न्यूटन है, प्रूफ हो जाएगा अभी यहीं पे और मान लो ये हमारा 40 न्यूटन है। ये बहुत कम हो गया, इसको भी 40 न्यूटन कर लो, ठीक है? अब ये मान लेते हैं 60 डिग्री है और ये मान लो 50 डिग्री है और ये मान लेते हैं 120 डिग्री है, ठीक है? अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक स्केल माननी पड़ेगी। अभी देखो सब अपने आप इसमें आ जाएगा। स्केल मानो, फटाफट सब लोग सॉल्व करो। स्केल ही तो चाहिए, स्केल और पेन चाहिए। जिसके पास नहीं हो तुरंत अरेंज करो। हाँ, 1 न्यूटन इक्वल टू नहीं, 1 न्यूटन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर मत मानो। 5 न्यूटन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर मानो। तभी ना बनेगा, नहीं तो बनेगा कहाँ पे? 5 न्यूटन मान सकते हो। हाँ, थोड़ा-सा बनना चाहिए ना, अगर 2 उसमें कम कम मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। 5 न्यूटन इक्वल टू अ, ठीक है? तो अब देखो ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर ना? 40 कर लो। 40 इसलिए कर दें जिससे बड़ा-सा बनेगा क्योंकि 10 बहुत छोटा-सा बनेगा उसमें एरर आ जाते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इसको बनाएँगे और ये कितना बड़ा बनाएँगे देखो नीचे बनाना है, ऊपर बनाना है इसके, तो ये कितना हो जाएगा? कितना सेंटीमीटर? 8 हाँ, 8 सेंटीमीटर बनाओ, 8 सेंटीमीटर, ठीक है? अब इसके बाद यहीं से 60 डिग्री एंगल पे दूसरा वाला बनाना है। 60 डिग्री एंगल पे हमें दूसरा 20 न्यूटन है, तो ये कितना बनेगा? 4 सेंटीमीटर। हाँ, तो इसको 4 सेंटीमीटर बनाओ। एंगल कितना है ये? 60 हाँ, देखो कैसे बनाए हैं 60 डिग्री इसको थोड़ा-सा आगे बढ़ा लो वहीं से 60 डिग्री है। ये यहीं तक है ये, ठीक है? बन गया? हाँ, अब 4 सेंटीमीटर से थोड़ा-सा आगे बनाओ और यहाँ से देखो देखो यहाँ से 50 है ना? यहाँ से 50 नहीं है, यहाँ से 50 है। तो यहाँ से 50 डिग्री पे ये कितना है 30 न्यूटन है इसका मतलब 5 न्यूटन में 2 सेंटीमीटर 30 न्यूटन में 6 सेंटीमीटर। ये किधर बनाना है? इधर बनाना है कितना? 6 सेंटीमीटर और ये एंगल कितना होगा? 50 डिग्री। कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है? ये बन गया? देखो आराम से बनाना, गड़बड़-वड़बड़ मत बना लेना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ से 120 डिग्री ये 40 न्यूटन है, मतलब 8 सेंटीमीटर। अब देखो तुम लोग बनाओगे तो एग्ज़ैक्ट तुम ही लोग का बनेगा कैसे बना है। तो यहाँ से ये हमारा कितना है
8 सेंटीमीटर। ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। मान लो ये हमारा था ए, ये था बी, ये पॉइंट था हमारा सी, ये पॉइंट था डी और ये पॉइंट था हमारा क्या? ई था। एट हो गया। तो अब इसमें यही तो कहा गया, लॉ ऑफ पॉलीगॉन में क्या क्या कहा गया है कि जब ऐसे बना लेंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? जो इसको क्लोज करने वाली साइड है, पॉलीगॉन को क्लोज कैसे करेंगे? ए से। तो ए को मिलाओ, ए को मिलाओ, वही हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। आर इक्वल टू हो जाएगा, आर इक्वल टू बताओ कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर आ रहा है। सब लोग मेजर करके बताओ। किसकी? एडी, ईडी, ईडी कितना है? देखो ये 8 मीटर है ना, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है ये। 40 न्यूटन है ना? 40 न्यूटन में कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 न्यूटन 2 सेंटीमीटर बराबर, तो 40 न्यूटन क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर के। अरे 5 न्यूटन हम लोग 5 न्यूटन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लिखे हैं क्या? 5 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये 2 नहीं है, 5 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। क्या नहीं आ रहा है? क्या गलत हो गया? क्या गलत हो गया? अब रिजल्टेंट नहीं निकाल पा रहे हो? सब कुछ तो बताएं कैसे कैसे खींचो। देखो ये 8 सेंटी, हाँ हाँ, उसी को रिजल्टेंट कहते हैं, वही हमारा रिजल्टेंट है, वही आ रहा है। ये दोनों मिला दो, जो बचा है कुछ ना कुछ तो बचा होगा ना, यहाँ तक बना लिए हो ना। बनाने के बाद जो है जो मिला दो वही हमारा रिजल्टेंट है। मिला दो अपने आप, पहले वाले पॉइंट से आखिरी, इस आखिरी वाले पॉइंट को मिलाओ। हाँ, हाँ, जितना बच रहा है उसको नाप लो, हाँ, मिला के उसको नाप लो डैश डैश करके। इसको डैश डैश करके मिला दो और नाप लो, वही हमारा रिजल्टेंट है। और ये जो एंगल बनेगा यही हमारी क्या रिजल्टेंट की डायरेक्शन है। नापने में कितना आ रहा है? 6 सेंटीमीटर आ रहा है। इतना ज्यादा अंतर कैसे आ रहा है जी? हाँ तो देखो, हाँ तो 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर को न्यूटन में बदलोगे कितना आएगा? हाँ तो जो 5 ला रहे हैं हाँ एंगल गड़बड़ कर दिए होंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है। और एंगल, और एंगल मेजर करके बताओ कितना आएगा? ये एंगल अल्फा कितना आया? तो अब यहाँ पे देखो, लॉ ऑफ पॉलीगॉन यही तो कहता है कि अगर किसी पॉइंट पे ढेर सारे फोर्स लगे हैं और उन फोर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा पॉलीगॉन को क्लोज करने वाली साइड से प्रदर्शित होगा।
ठीक है? हाँ, तो थोड़ा इधर-उधर आ सकता है क्योंकि इधर-उधर सॉल्व किए होगे तो इधर-उधर एंगल भी आ जाएगा। हाँ, तो ये एक्यूरेसी के साथ बनाओगे तभी ना आंसर आएगा। एक बार फिर से बनाना, ठीक है? तो फिर आंसर आ जाएगा। अब देखो, तो जैसे लॉ ऑफ ट्रायंगल के 2 स्टेटमेंट थे, देखो किसी का आवाज़ आ रहा है उसको म्यूट करो। तो जैसे लॉ ऑफ पॉलीगॉन ये हो गया, अब लॉ ऑफ पॉलीगॉन के भी 2 स्टेटमेंट हैं। एक हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है पिंड क्या होगा इक्विलिब्रियम में होगा और इक्विलिब्रियम के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी? इक्विलिब्रियम में हम लोग मैंने कंडीशन बताई थी, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर रिजल्टेंट की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो जब रिजल्टेंट की वैल्यू हमें 0 करना है, अब देखो जो हमें क्लोज कर रहा था, अगर रिजल्टेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो हम क्या कहेंगे? तो हम लोग ये कहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? जैसे मान लो एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है? दूसरा हमारा मान लो ये हो गया, बी हो गया, ठीक है? और ये हमारा क्या हो गया? सी हो गया और ये हो गया, डी हो गया। अब देखो एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर ये मान लो 10 न्यूटन है, ये भी बनाओ जी तुम लोग। 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, ये बहुत आसान है। और ये मान लो ये इधर वाला जो हमारा है, ये भी हमारा 10 न्यूटन है और ये हमारा मान लो 5 न्यूटन है, ठीक है? डी भी हमारा क्या है? 5 न्यूटन है। अब यहाँ पे हम एक स्केल मान लेते हैं। स्केल ये मानते हैं, स्केल ये मान लेते हैं कि 5 न्यूटन इक्वल टू क्या है? 5 न्यूटन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, नहीं या 1 सेंटीमीटर मान लो, या 2.5 को 2.5 न्यूटन इक्वल टू क्या मान लो? 1 सेंटीमीटर। तो 10 न्यूटन में क्या हो जाएगा? हाँ, तो 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचो ऐसे, ठीक है? अब देखो, अब इसी से 90 पे देखो ये किधर ऊपर है, तो 5 सेंटीमीटर के लिए कितनी बड़ी लाइन खींचोगे? 2 सेंटीमीटर की, ये सेंटीमीटर है, ठीक है? अब यहाँ हाँ, 90 डिग्री पे ये 90 डिग्री दिया, सब 90 पे है, ठीक है? अब फिर यहाँ से देखो सी वाला इधर वाला खींचोगे, सी भी हमारा कितना है? 10 न्यूटन है, तो ये भी हमारा कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। और हमारा डी वाला भी 2 सेंटीमीटर है, तो अगर इसको मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है? पूरा का पूरा क्या हो रहा है? क्लोज हो जा रहा है ना? देखो बना के देखो, जब पूरा का पूरा क्लोज हो रहा है इसका मतलब क्या? इसमें रिजल्टेंट कहाँ है जी? रिजल्टेंट यहीं आता है। अब यहीं मिलाते तो रिजल्टेंट आता। अब इसमें क्या है? रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है? 0 है। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किसमें होगा? अगर रिजल्टेंट 0 आ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि जो हमारा जो चारों फोर्स जिस भी ऑब्जेक्ट पे लगे हैं वो किसमें होंगे? संतुलन में होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन को ऐसे भी डिफाइन किया गया है कि अगर किसी पिंड पर अनेक बल लगे हैं और उन बलों से पॉलीगॉन की क्रमागत भुजाओं से क्लोज पॉलीगॉन पूरी तरह क्लोज हो जाए, तो क्या कहेंगे कि जिस पे ये फोर्स लगा होगा वो किसमें होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ऐसे नहीं कि 3 है तभी इक्विलिब्रियम में होगा, 5 रहेगा तो भी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ऐसे जाके क्लोज हो जाएगा, ऐसे जाके। समझ रहे हो? देखो ऐसे हो जाएगा। अगर ये क्लोज हो जाता है, अगर सारे फोर्स मिला के हमें एक क्लोज पॉलीगॉन बनाते हैं, तो इसका मतलब जो ये सारे फोर्स किसमें होंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, अगर ये क्लोज पॉलीगॉन बनाते हैं सारे फोर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ एक दूसरे पे बनाने के बाद अगर हाँ,
अरे ये भी क्लोज़ हो जाएगा ना, इसमें एंगल कहाँ बराबर है जी? देखो ये बराबर है, लेकिन फिर भी 0 होता है। तो अगर ऐसा हो गया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस कंडीशन में होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। एंगल कभी-कभी बराबर नहीं होता तो भी इक्विलिब्रियम में होता है। मान लो ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, फाइनली मान लो आके टच हो गया। अगर टच हो गया इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब लॉ ऑफ पॉलीगॉन से 2 चीज़ कर सकते हैं। या तो हम लोग ये रिजल्टेंट निकालने का काम आ सकता है, और अगर रिजल्टेंट 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, जो रिजिड बॉडी है जिस पे ये सारे फोर्स लगे हैं, वो हमारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। मैं तो ये सिंपल समझने के लिए ये बताया था कि जिसमें तुम्हें जल्दी से बना लोगे। अभी बहुत लोग बना नहीं पाएँगे, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में सारी वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी ना, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कोई भी वैल्यू रख देंगे इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। सारी वैल्यू इक्विलिब्रियम में नहीं आती है। तो उसके लिए हम क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इक्विलिब्रियम में आएगा। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन करा दें? कितना टाइम है? है तो जी टाइम। हाँ, ठीक है। ये हो गया। अब नया पेज लेते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, P1, P2, P3, P4, P5, P6 नहीं। देखो, एक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, माइक ऑफ कर दो बेटा। डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? एकदम शोर मचा देते हैं ये लोग। पॉलीगॉन फोर्सेस पे। तो जो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन होता है ना, उसको बैलेंस करके देखा जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन को हम लोग कह दिए इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना? चलो, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बना ही रहे हैं। ये मान लो है 4 न्यूटन। ठीक है? और ये मान लो 3 न्यूटन। ठीक है? नहीं, ऐसे मत बनाओ। नहीं तो ये बैलेंस ही नहीं होगा तो आंसर कहाँ से आएगा? ये 4 न्यूटन हो गया, और ये हमारा हो गया 3 न्यूटन। ठीक है? और ये हमारा हो गया इधर एक 5 न्यूटन। ठीक है? और इधर मान लो हमारा हो गया 3 न्यूटन, और ये हो गया 4 न्यूटन। और ये इधर हो गया 5 न्यूटन। ये क्वेश्चन है। ठीक है? कितने फोर्स लगे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है? तो अब हमें क्या करना है? अब इन्हीं सारे फोर्स को मिला के हमें क्या करना है? बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? स्केल मानेंगे। स्केल, हाँ, यहाँ पे देखो आराम से मान लेंगे 1 न्यूटन इक्वल टू
1 सेंटीमीटर। फटाफट एक दूसरे के ऊपर एक करके बनाते चले जाओ अब। हाँ, पहले इतना तो करो, थीटा की वैल्यू हम बता रहे हैं। हाँ, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है 30, या इस एंगल को मान लो अल्फा है, ठीक है? क्या है? अल्फा है। और अल्फा इक्वल टू दिया है tan इनवर्स 3/4, ठीक है? और जब इसको सॉल्व करोगे 3/4 को, तो कितना आएगा? तो ये आएगा 36.87। 36.87 है, तो इसको कैसे मानोगे? 37 मान के करोगे, ठीक है? ये दिया हुआ है। 36.869 आ रहा होगा ना? हाँ, तो इसको 37 डिग्री मान के सॉल्व करो। तो सबसे पहले क्या करोगे? 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करो। 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे? यहाँ से कितने डिग्री पे? 30। हाँ, वही 36.8 मतलब 37 का अप्रोक्सीमेट। इधर एक लाइन ड्रॉ करो। ये एंगल हो गया, ठीक है? बना? सही से बनाना, जिसका नहीं होगा क्लोज नहीं होगा। हाँ, हाँ, हाँ। डिग्री में बनाना, 5 सेंटीमीटर का ना, 5 न्यूटन है ना ये। इसको बना लिए, इसको बना लिए। अब इसको बनाना ना, ये किधर है? सीधे ऊपर है ना? तो यहाँ से एक सीधा ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, यहाँ से एकदम सीधा ऊपर चले जाओ। कितना ऊपर जाओगे? कितना ऊपर जाओगे? हाँ, हाँ, 3 सेंटीमीटर। हॉरिजॉन्टल जाना है, वर्टिकल जाना जी? किधर लगा है देखो, किधर किधर लाइन है देखो। हम यहाँ से 90 कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल से। हाँ, उधर थोड़े ना चले जाओगे। ठीक है, 3 हो गया। ये वाली लाइन बन गई, तीसरा वाला। अब इसके बाद इस फोर्स को देखो, ये भी 3 है। किधर है? इधर है। तो एकदम सीधा 3 सेंटीमीटर इधर आ जाओ। ये भी हमारा कितना है? 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा? अल्फा होगा। कितना होगा? 30, वही 36.87 ही, ठीक है? ये कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। उसी थोड़ा सा। हाँ,
दिख रहा है ना? क्या? हाँ, वो सबमिट गया। अब दिख रहा है जो बना रहे हैं? हाँ, तो वो तुम लोग बनाओ ना, हम इसको फिर बना दे रहे हैं। हाँ, तुम लोग बनाओ उसको। अब वहाँ से नीचे चले जाओ, जहाँ तक पहुँचे थे। माइक ऑफ करो जी, माइक वाइक क्यों ऑन करके बैठे हो? हाँ, देखो कितनी शांति हो गई, इतना डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो तुम लोग कभी-कभी। कुछ लोग के माइक में दिक्कत वो लोग जानते हैं तो अपना ऑफ करके बैठे। 5 सेंटीमीटर वाला ड्रॉ हो गया था। उसके बाद ये देखो 4 न्यूटन का नीचे आना था, तो 4 न्यूटन नीचे आ जाओ, देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, थोड़ा-सा एरर आ गया, इसका मतलब थोड़ा-सा गड़बड़ी किए हो। लेकिन अगर इसी को हम लोग कहते हैं कि अगर पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस है। हाँ, तो अब यहाँ पे रिजल्टेंट नहीं आ रहा ना, अब रिजल्टेंट नहीं आएगा, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 5-6 फोर्स लगे हुए हैं, ये क्या है एक दूसरे से इक्विलिब्रियम कंडीशन में। हाँ, तो यही 2 चीज़ें निकल के आती है, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो हम लोग इक्विलिब्रियम को निकाल लेते हैं और अगर इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग क्या करते हैं? अगर इक्विलिब्रियम में है, तो क्या निकलता है? उसकी वैल्यू हमें क्या निकलती है? हाँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारा r की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब यहाँ पे r इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है? ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो यही 2 स्टेटमेंट निकलता है। पहला स्टेटमेंट लॉ ऑफ पॉलीगॉन से ये निकल के आता है कि अगर पहला स्टेटमेंट ये निकल के आता है कि अगर हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो ये मैच नहीं करेगा और मैच नहीं करेगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। अगर ये मैच कर गया अगर ये मैच कर गया, तो इसका मतलब क्या है? अगर ये मैच कर गया इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो यही दोनों कंडीशन यहाँ से निकल के आती है। ठीक है ना? अब इसके अलावा हम लोग ये पढ़े हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना? हम लोग पढ़े क्या? टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़े हैं ना? एक दूसरे के परपेंडिकुलर म्यूचुअल एक्सिस पढ़े हैं ना? एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा। कल हम लोग इसको पढ़ेंगे फिर से और ये फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे और लामीज थ्योरम पढ़ेंगे। हाँ, हाँ, वो सब कल ही पढ़ाएँगे और लामीज थ्योरम इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए है और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है लामीज थ्योरम। हाँ, बहुत आता है और इसमें जितनी भी चीज़ें सब कुछ इम्पोर्टेंट है। कभी लामीज़ थ्योरम, कभी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, कभी लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पॉलीगॉन, कोई ना कोई आएगा और लामीज़ थ्योरम पे न्यूमेरिकल आता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर। अब इसमें न्यूमेरिकल के अलावा कुछ नहीं है, बस केवल 2 थ्योरी है, लामीज़ थ्योरम, उसका डेरिवेशन, फ्री बॉडी डायग्राम। इसके अलावा इसमें अब न्यूमेरिकल करना है और 4-5 दिन न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, तो सब लोग कैलकुलेटर का अरेंजमेंट कर लो। 82 एमएस के ऊपर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। किसी भी तरह आप कल से कैलकुलेटर होना चाहिए सबके पास।
ठीक है? अंधेरा हो जाता है? अरे बंद हो जाता होगा।